Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion namely Era of Middle Powers by मलीहा लोधी। मलीहा लोधी कह रही हैं कि क्या ये जमाना मिडल पावर्स का है। इस हवाले से ये लिखती हैं कि जो मिडल पावर और आपने देखा कि ब्रिक्स की समिट हुई है उसमें भी काफी ज्यादा जो कंट्रीज हैं ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो काफी स्ट्रांगली जो है वो बन रहा है और काउंटर कर रहा है यूएस की पावर को। यूएस के लिए वो एक खतरा है, एक थ्रेट बन चुका है। तो मिडल पावर्स भी बहुत ज्यादा एक ब्लॉक बनाते हुए नजर आ रही हैं। मिडल मिडल पावर्स के अंदर बहुत सारी कंट्रीज शामिल हैं जिनमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। इंडिया है और चाइना के साथ रशिया है। ठीक है, तो इस तरह से एक ब्लॉक बनता हुआ हमें नजर आ रहा है जो कि काउंटर करता नजर आ रहा है, एज ए कंटेंडर खड़ा हुआ है यूएस के सामने। तो यूएस के लिए ये एक खतरा है और ये किस तरीके से उसको चैलेंज कर रही है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है और किस तरीके से इंटरनेशनल एरेना में, इंटरनेशनल स्टेज पर ये इंपॉर्टेंस की हामिल हैं मिडल पावर्स। तो इस हवाले से मलिहा लोधी लिखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। Era middle powers more important, are middle powers more important today in geopolitics? अब यहाँ पर मलीहा लोधी क्वेश्चन कर रही है क्या मिडल पावर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जियोपॉलिटिक्स में। which countries are middle powers? कौन सी कंट्रीज हैं जो मिडल पावर्स हैं and why do they have rising clout in the present era? क्लाउड होता है ताकत का जोर। ठीक है, तो वो कह रही हैं और वो क्यों जो है वो ताकत का जोर पकड़ रही हैं इस नए जमाने में। हाउ डू वी डिफाइन देम? हम किस तरह से उनको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। एंड असेस देयर इन्फ्लुएंस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, और असेस कर सकते हैं उनके इन्फ्लुएंस को, उनके असर को इंटरनेशनल स्टेज पर। इज सॉफ्ट पावर ऑल्सो अ फैक्टर इन देयर ग्लोबल स्टैंडिंग? और क्या सॉफ्ट पावर जो है वो भी फैक्टर है इनकी ग्लोबल स्टैंडिंग में? द नोशन ऑफ मिडल पावर्स हैज लॉन्ग बीन अराउंड। जो नोशन रहा है मिडल पावर्स का वो लंबे अरसे तक रहा है इर्द गिर्द, बट इट हैज एक्वायर्ड न्यू रेलेवेंस इन द करंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन इसने जो है एक्वायर कर रखा है अब नया रेलेवेंस इन जो अभी मौजूदा जो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसमें। हुज डिफाइनिंग फीचर्स आर इंक्रीजिंग मल्टीपोलैरिटी, और ये जिसमें हम डिफाइनिंग फीचर में देख सकते हैं कि क्या है, मल्टीपोलैरिटी है। एंड द यूएस चाइना कंपटीशन, और साथ ही साथ यूएस चाइना कंपटीशन भी है। There is no consensus in the growing literature about how to define middle powers, और इसमें कोई consensus नहीं है, कोई इत्तफाक राय नहीं है जो growing literature के दरमियान। ठीक है, कि किस तरीके से define किया जाए middle powers को। However, ताहम there is a general agreement that these countries are neither among the world's superpowers nor are they small powers, as they have the ability to influence geopolitics। ताहम हम इसको ये कह सकते हैं कि countries ना ही world की super power हैं और ना ही small powers हैं। लेकिन इन्होंने एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की इनके अंदर जियो पॉलिटिक्स पे। दिस इज ड्यू टू देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री मसल्स और अदर एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजनल वेट, सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेटिक कंडक्ट एंड एक्टिविज्म। ये इसलिए है क्योंकि इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मुआशी ताकत है, इनके पास मिलिट्री मसल्स हैं, इनके पास दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक शामिल है, उनके रीजनल वेट शामिल है, उनकी सॉफ्ट पावर शामिल है, उनकी डिप्लोमेटिक कंडक्ट और एक्टिविज्म शामिल है। दिस गिव्स देम सिग्निफिकेंट लेवरेज इन ग्लोबल अफेयर्स। जो ये चीजें जो है इनको बहुत ही अहम तरह की लेवरेजेस, मुनाफे जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं ग्लोबल अफेयर्स में। एन एबिलिटी टू बिल्ड मल्टीपल रिलेशनशिप, उनको ये एबिलिटी दे रही हैं, सलाहियत दे रही हैं कि वो बिल्ड करें, तामीर करें अपने मल्टीपल रिलेशनशिप्स को। दे इंक्लूड कंट्रीज फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड ग्लोबल साउथ सच एज जर्मनी, जापान, कनाडा, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। इनके अंदर जो डेवलप वर्ल्ड है और ग्लोबल साउथ में जर्मनी, जापान, कनाडा, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया शामिल हैं। दे आर अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ये एक मिला जुला सा हेट्रोजीनियस ग्रुप है कंट्रीज का, विद वेराइंग गवर्नेंस सिस्टम, जिनका गवर्नेंस सिस्टम तो तब मुख्तलिफ है, एज वेल एज पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और साथ ही साथ उनके सियासी और स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं, इक्तसादी इंटरेस्ट जो हैं, वो भी डिफरेंट हैं। Pakistan is in some respect a middle power, but its economic weakness has significantly limited and diminished its global influence. पाकिस्तान का काफी हद तक हम कह सकते थे कि मिडिल पावर है, बट इकोनॉमिक वीकनेस की वजह से, मुआशी कमजोरियों की वजह से इसकी इस पावर को कमजोर कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, और इवन ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी इसका डिमिनिश्ड हो गया है, खत्म सा हो गया है।
द ग्लोबल डिबेट अबाउट द रोल ऑफ मिडल पावर्स हैज इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड होता है मजीद उकसाकर बढ़ाना, एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द यूएस चाइना स्टैंड ऑफ। तो ये जो डिबेट है, जो बहस है, ये मजीद मिडल पावर की रोल को बढ़ा रही है और कॉन्सिक्वेंसेज दिखा रही है यूएस चाइना स्टैंड ऑफ के तौर पर। दिस हैज नॉट मिमिक्ड द कोल्ड वॉर इन टर्म्स ऑफ डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू अ टाइट बायोपोलैरिटी, और ये मिमिक्ड नहीं कर रही है, यानी उसकी दोहराई नहीं कर रही है, नकल नहीं कर रही है कोल्ड वॉर की, कि जिसमें उन्होंने डिवाइड किया था वर्ल्ड को, जो है वो बायोपोलैरिटी के अंदर दुनिया जो है वो दो ताकतों के अंदर तब्दील हो गई थी। ऐसा नहीं है इसके अंदर, बट एज सेवरल एनालिस्ट हैव नोटेड, लेकिन कुछ जो एनालिस्ट हैं वो उन्होंने नोट किया, इट हैज इंस्टेड ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज एंड लेवी टू कंट्रीज टू इंक्रीज देयर लेवरेज, बल्कि ये जो अपॉर्चुनिटीज है मौके फराहम करिए मुख्तलिफ कंट्रीज को अपने लेवरेजेस को बढ़ाने के लिए, बाय प्लेइंग ऑफ दैट राइवलरी एंड परस्यूइंग एन इंडिपेंडेंट पाथ, जो कि वो अब ताकि वो अपनी प्ले ऑफ करें राइवलरी को और परस्यू करें अपनी इंडिपेंडेंट पाथ को, रास्ते को। Moreover, मजीद बरा structural changes and dispersal of powers in the international system, मजीद बरा हम देख सकते हैं तब्दीलियां हो रही हैं, डिस्पर्सल हो रही है पावर की इंटरनेशनल सिस्टम में। द वेरी करेंसी ऑफ पावर ऑल्सो हैविंग चेंज, तो जो करेंसी है ना पावर की, ताकत की, वो भी जो है वो चेंज हो रही है, एज क्रिएटेड एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर मिडल पावर एक्टिविज्म, जैसे कि एनेबलिंग पावर मिल रही है, सलाहियत मिल रही है, जो कि मिडिल पावर कंट्रीज को, ठीक है, मिडिल पावर्स को, जो एनवायरनमेंट को तब्दील कर रही है उनकी एक्टिविज्म की वजह से, एंड फॉर देम टू wield इन्फ्लुएंस, और इसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस जो है वो अपना डाल रहे हैं। एज एलेक रसल रिसेंटली रोड इन अ थॉटफुल फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ, जैसे कि एलेक रसल लिखते हैं, रिसेंटली उन्होंने लिखा फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ में, द एज ऑफ द वेस्टर्न सेट मेन्यू इज ओवर, कि जो एज है, जो जमाना है वेस्टर्न सेट मेन्यू का, वो खत्म हो रहा है, हो गया है, एंड द न्यू मेन्यू, और नए मेन्यू में, वाइल हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय टू लीड शेफ, जिनमें दो जो है लीड शेफ मौजूद हैं, इज स्टिल बीइंग रिटन, उनको अभी भी लिख रहे हैं अपने आप को वो उसके अंदर नए मेन्यू में। अ रेफरेंस टू मिडिल पावर्स हु नाउ सीक अ सीट एट द टेबल, और रेफरेंस दिया जा रहा है जी मिडिल पावर का, कि कौन जो है वो टेबल पर सीट हासिल करता है। Last month's BRICS summit in South Africa renewed focus on middle powers and their aspiration to reconfigure the global order and rewrite the rules of the game. Last month जो summit हुई है ब्रिक्स की, जो आपको पता ही है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, उसमें भी मिडिल पावर्स की तरफ फोकस किया गया, एस्पिरेशंस देखी गई ग्लोबल ऑर्डर में उनके, और नई जो है वो रूल्स लिखे गए इस खेल के उस समिट के अंदर। Expansion of the group by addition of Saudi Arabia, Iran, Egypt, Argentina, UAE and Ethiopia, with China working for enlargement. इनके अंदर एक्सपेंशन हुई है, आपको पता ही है ब्रिक्स समिट की, ठीक है, जिसके अंदर मजीद जो है वो कंट्रीज शामिल की गई, जिनमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, अर्जेंटीना, यूएई एंड इथियोपिया शामिल है। चाइना के साथ, चाइना इस चीज को एनलार्ज कर रहा है, साथ ही साथ अंडरलाइन हाउ दिस इमर्जिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग होता है उभरती हुई मईशतें जो हैं, वर सीकिंग अ बिगर रोल बाय यूजिंग द ब्लॉक एज अ काउंटर वेलिंग फोर्स टू यूएस लेड वेस्टर्न ग्रुपिंग सच एज G7, और इन तमाम कंट्रीज ने, काफी ज्यादा उभरती हुई इकोनॉमीज हैं ये लोग, ये तमाम कंट्रीज जो हैं, और ये इन्होंने बिगर रोल प्ले किया है इस ब्लॉक को यूज करते हुए और काउंटर करते हुए यूएस लेड वेस्टर्न ग्रुप को, जो कि G7 है। दे ऑल्सो एडवोकेट रिफॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, और इन्होंने साथ ही साथ एडवोकेट किया है रिफॉर्म्स को भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में, एंड ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बेसिकली यूएस के इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, उसके बरक्स इन्होंने कुछ सिस्टम जो है वो हाईलाइट करवाए हैं। As widely acknowledged, the expansion has increased the as widely acknowledged, this expansion has increased the weight of BRICS, ठीक है, और इसको अगर देखें वाइड एक्नॉलेज किया जाए तो एक्सपेंशन जो हो रही है वो इंक्रीज कर रही है वेट को ब्रिक्स के, विच रिप्रेजेंट्स ओवर अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, जो रिप्रेजेंट कर रही है ओवर अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, क्वार्टर से भी ज्यादा जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा ये लोग बना रहे हैं, एंड अकाउंट्स फॉर अ मेजर शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिसोर्सेज, और ऑयल रिसोर्सेज जो है ना दुनिया के, उनका भी मेजर शेयर दे रहे हैं, और तकरीबन कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 80% जो है वो कंट्रीज इसका हिस्सा हैं ब्रिक्स का। These countries are seeking to shape geopolitics by activist diplomacy in a multipolar world. तो कंट्री जो है वो देख रहे हैं, शेप दे रहे हैं जियोपॉलिटिक्स को, एक्टिवली परफॉर्म करें अपनी डिप्लोमेसी मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर। Among decisions to emerge from the Johannesburg summit was for finance minister of member countries to explore how to reduce dependence on the US dollar. अब इस डिसीजंस के साथ, इन फैसलों के साथ ये भी इमर्ज हुआ जोहान्सबर्ग समिट के अंदर के फाइनेंस मिनिस्टर जितने थे मेंबर कंट्रीज के, उन्होंने एक्सप्लोर किया कि किस तरह से डिपेंडेंस को जो है वो रिड्यूस किया जाए
जाए, कम किया जाए यूएस डॉलर पे। As Cyril Ramaphosa, South Africa's president, put it, BRICS has embarked on a new chapter to build a world that is fair and inclusive. Embarked होता है सवार होना, ठीक है। साउथ अफ्रीका के जो रामाफोसा प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि जी ब्रिक्स जो है वो एम्बार्क्ड है, एक नए चैप्टर पर सवार हो चुका है दुनिया के, जो कि बहुत फेयर और इंक्लूसिव होगा। वेदर और नॉट दैट एम्बिशन इज रियलाइज, अब देखना है कि इसको एम्बिशन को रियलाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। द ब्लॉक हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर मिडिल पावर्स टू मेक देयर ग्लोबल प्रेजेंस फेल्ट। और बेसिकली जो ब्रिक्स है वो एक ऐसा ब्लॉक बन चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट ब्लॉक बन चुका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें मिडिल पावर जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को फील करवा सकती हैं ग्लोबल लेवल पर। While many middle powers are capitalizing on the US-China competition to strengthen their bargaining position, they also seek to enhance relations with both global powers. और जो मिडिल पावर्स हैं वो कैपिटलाइज कर रही हैं, यूएस चाइना कंपटीशन भी देख रही हैं, स्ट्रेंथन कर रही हैं अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को, कि वो दोनों तरह से दो तरफा ताल्लुकात को निभाएं और एनहेंस करें अपने रिलेशन दोनों तरफ से ग्लोबल पावर्स के साथ। दे वांट टू अवॉइड गेटिंग इन द क्रॉस ईयर्स ऑफ दैट कन्फ्रंटेशन, वो क्रॉस ईयर पर नहीं जाना चाहती, इस जाल में नहीं फंसना चाहती, गुत्थम गुत्था नहीं होना चाहती, तसादुम का शिकार नहीं होना चाहती, बट टू ऑल्सो रीप एडवांटेज फ्रॉम इट, बल्कि इनसे फायदे लेना चाह रही हैं। This has urged both the US and China to pay more attention to middle powers, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूएस और चाइना दोनों ही पावर्स बन चुकी हैं, तो ये दोनों पावर जो हैं वो अटेंशन उनको पे करनी पड़ रही है मिडिल पावर्स की तरफ, टू एंश्योर दे डोंट गेट एंट्रेंच्ड इन देयर राइवल कैंप्स। इस चीज को एंश्योर करवाने के लिए कि जो है दोनों में से दोनों कंट्रीज के जो ये मिडिल पावर्स हैं, इन इन पावर्स में से कोई एक भी किसी दूसरे के पास जो है एंट्रेंच्ड ना हो जाए, अंदर दाखिल ना हो जाए राइवल कैंप के अंदर। यूएस चाइना को काउंटर करने में लगा हुआ और चाइना यूएस को। Saudi Arabia's recent foreign policy conduct offers a good example of how a middle power is maneuvering in this geopolitical environment to position itself as a significant global player. Saudi Arabia recently foreign policy conduct करता है, good example भी दे रहा है कि किस तरह से middle power जो है वो मैन्यूवर कर रही हैं geopolitical environment में, अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए significant किरदार निभा रही हैं ग्लोबल प्लेयर के तौर पर। Under Crown Prince Mohammed bin Salman, Saudi Arabia has pursued initiatives that have set a new foreign policy direction and raised its diplomatic game. अब जो है वो क्रॉन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अकॉर्डिंग बात करें कि सऊदी अरेबिया हैज परस्यूड इनिशिएटिव, यानी उसने जो है इनिशिएटिव जो है वो लिया है, ठीक है, सेट किया है न्यू फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शंस को, डिप्लोमेटिक गेम को। रियाद लूजेंड इट्स ट्रेडिशनली क्लोज टाइज विद यूएस टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट इट्स टाइज विद चाइना। रियाज ने जो है वो अपने ट्रेडिशनल जो सकाफती उसके ताल्लुकात चलते आ रहे थे, टाइज चलते आ रहे थे यूएस के साथ, सिग्निफिकेंटली उसको भी काफी हद तक लूज किया है, ठीक है, बूस्ट करने के लिए अपनी इकोनॉमिक टाइज को चाइना के साथ। इट्स रिप्रोचमेंट विद लॉन्ग टाइम रीजनल राइवल ईरान, अब जो इसके बिकॉज इसका जो लॉन्ग टाइम रीजनल राइवल चल रहा था ईरान, ठीक है, ब्रोकर्ड बाय चाइना, चाइना ने उसको ब्रोक किया, इन दोनों के दरमियान सालसी का किरदार अदा करके ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान टाइज करवाए, ग्रेटली इंक्रीज्ड इट्स लेवरेज विद वाशिंगटन। तो इसने इस चीज ने जो है ग्रेटली इंक्रीज किया है लेवरेज को इसकी वाशिंगटन के साथ। दिस डेवलपमेंट सो अलार्म द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दैट इट अर्ज वाशिंगटन टू हेस्टन प्लान्स टू परस्यू अ ग्रैंड बार्गेन इन द मिडल ईस्ट। तो इस डेवलपमेंट ने जो है अलार्म भी किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो अर्ज करे वाशिंगटन को कि हेस्टन किस तरह करे प्रोग्राम को परस्यू करे ग्रैंड बार्गेन in the Middle East. This involves Saudi Arabia normalizing relations with Israel in return for a mutual security pact with the US and Riyadh committing to scale back ties with China. ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व है सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इसराइल के साथ रिलेशन को नॉर्मल करे सऊदी अरेबिया, और रिटर्न में क्या होगा, सिक्योरिटी पैक्ट मिलेगा यूएस की तरफ से, और रियाज जो है यूएस और रियाज जो है कमिट करेंगे सिक्योरिटी पैक्ट को स्केल बैक करने के, लेकिन इसमें इसके रिटर्न में रियाज क्या देगा, स्केल बैक करेगा टाइज विद चाइना अकॉर्डिंग टू यूएस, ठीक है। In fact, दर हकीकत रियाज इज ड्राइविंग अ टफ बार्गेन बाय मेकिंग सेवरल डिमांड्स। तो ये इसके लिए रियाज के लिए एक टफ बार्गेन है, सेवरल डिमांड्स, ठीक है, को पूरा करना, ठीक है। डिफेंस पैक्ट विद वाशिंगटन, डिफेंस पैक्ट जो है वो करना वाशिंगटन के साथ, अ सिविलियन न्यूक्लियर डील करना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अदर हाईटेक वेपन्स, ठीक है, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। सब्सटेंशियल इसराइल कंसेशन फॉर द फलस्तीनियंस, और साथ ही साथ इसराइल कंसेशन फलस्तीनियंस के लिए। Whether or not this so-called big deal materialized, it shows how Saudi Arabia has deftly managed to position itself between the two superpowers and wield influence with both. अब ये है कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये जो बिग डील है, ठीक है, मटेरियलाइज कर रही है, जो शो कर रही है कि किस तरह से सऊदी अरेबिया जो है वो डेफ्टली मैनेज करेगा अपनी पोजीशन को, दो सुपर पावर्स के दरमियान अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखेगा।
मीन वाइल रियाद हैज मूव टू बूस्ट ऑयल प्राइसेस। रियाद जो है वो साथ ही साथ अपनी बूस्ट अप कर रहा है अपनी ऑयल प्राइसेस को, तो वाशिंगटन अनाउंस, वाशिंगटन की गुस्से की नाराजगी के बावजूद, बट एट द सेम टाइम इट इज पॉइज्ड टू ज्वाइन, पॉइज्ड होता है तैयार होना, लेकिन साथ ही साथ ये तैयार है ज्वाइन करने के लिए यूएस डिवाइस इंफ्रास्ट्रक्चर डील, ये यूएस की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डील है उसको डिवाइस करने में, दैट विल कनेक्ट अरब कंट्रीज बाय रेलवे नेटवर्क, जो कि अरब कंट्रीज को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, कनेक्ट करेगी। टर्की इज अनदर कंट्री अडेप्ट एट द मिडल पावर डिप्लोमेटिक गेम। अडेप्ट होता है माहिर होना, टर्की एक दूसरा कंट्री है जो कि माहिर है मिडल पावर डिप्लोमेटिक गेम का, गेम के अंदर, विच हैज बीन वाइडली कमेंटेड ऑन, ठीक है, जो जो हम काफी हद तक कह सकते हैं कमेंटेड होता आया है बड़े पैमाने पर। अ मेंबर ऑफ नेटो, मेंबर ऑफ नेटो भी है टर्की अंडर रिसेप तैयब उर्दगान, हैज फॉलोड एन असर्टिव फॉरेन पॉलिसी इन द रीजन, उसने असर्टिव फॉरेन पॉलिसी दी है, ठीक है, फॉलो किया है उसको रीजन में, एंड बियॉन्ड मेंटेनिंग टाइज विद बोथ यूएस एंड रशिया, और उसने मेंटेन रखे अपने टाइज यूएस और रशिया दोनों के साथ। अनकारा हैज प्लेड ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट टू फर्दर प्रोजेक्ट इट्स पावर। अनकारा जो है वो अपना मजीद रोल प्ले कर रहा है ठीक है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए। अनकारा जो है वो कैपिटल है टर्की का, ठीक है, एंड इंक्रीज इट्स लेवरेज, और जो है वो इंक्रीज कर रहा है अपना लेवरेजेस को। It sought to mediate between Russia and Ukraine, and with the UN brokered the Black Sea grain deal between them in July 2022. जुलाई 2022 में ब्लैक सी ग्रेन डील जो है ब्रोकर्ड करवाई अंकारा ने, यानी कि कैपिटल ऑफ टर्की ने, यूक्रेन और रशिया के दरमियान यूएन की साथ मिलकर, ठीक है, और इसकी बदौलत क्या हुआ, दिस अलाउड सेफ पैसेज फॉर शिपमेंट ऑफ ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन, जिसकी वजह से एक सेफ कॉर्नर मिल गया, शिपमेंट होगी ग्रेन्स की, दानों की, ठीक है, यूक्रेन के जरिए से, जो कि एक बिग एक्सपोर्टर है थ्रू द ब्लैक सी के जरिए से ये एक्सपोर्ट होगी। हुज मैरीटाइम रूट्स आर कंट्रोल्ड बाय टर्की, जिसके मैरीटाइम रूट्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहा है टर्की, ठीक है। बेसिकली ये तमाम जो मिडल पावर्स हैं ये फायदा ले रही हैं दोनों दोनों तरफ से, ठीक है, यूएस से भी ले रही हैं, चाइना से भी ले रही हैं, और दोनों तरफा उनके ताल्लुकात को कोशिश कर रही हैं कि बना कर रखें, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बनी हुई है इस वक्त पोजिशन पर दुनिया में। Ankara also used its leverage over the issue of NATO's expansion to secure concessions from the US and EU. Ankara जो इस्तेमाल कर रहा है leverages को different issues पर भी NATO expansion जो कि secure concessions हैं from the US and EU पे। Other middle powers including India have delivered similar benefits from their activist diplomacy in a multipolar world। अब साथ ही साथ दूसरे नंबर पर दूसरी भी जो powers हैं जिनमें इंडिया शामिल है, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में वो भी अपना एक्टिविज्म का किरदार अदा करके एक्टिविस्ट डिप्लोमेसी को निभा कर जो है वो सेम बेनिफिट जो है हासिल कर रहा है। इंडीड दर हकीकत देयर ग्रोइंग रोल इन शेपिंग जियोपॉलिटिक्स हैज लेड सम एनालिस्ट टू डिस्क्राइब, अब इन ये जो शेप दे रहे हैं ना, ये मिडल पावर जो शेप दे रही हैं जियोपॉलिटिक्स को, तो इन चीजों ने, शेप ने, ऐसा कुछ एनालिस्ट को ये डिस्क्राइब करने के लिए कह दिया है, इस पर मजबूर कर दिया है, दिस एज द न्यू नॉर्मल एट अ टाइम, कि ये एक नया नॉर्मल है इस वक्त का, व्हेन द वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, जबकि जो है दुनिया जो है वो स्टेट ऑफ फ्लक्स में है, यानी कि हलचल का शिकार है, तो ये एक नया नॉर्मल लेकर आ रही हैं मिडिल पावर्स जो हैं। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।